अकरम उस दिन धीरे धीरे उस सुहाग दिन को खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और आयशा भी उस दिन को मुकम्मल बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुहाग रात को वह उस मासूम अनाथ समर के साथ ही सो गई थी। अकरम ने भी उन दोनों को सोने दिया, क्योंकि कई सालों के बाद समर को अपनी माँ मिल रही थी। इसलिए रात को उसने उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया और अपने कमरे में ही सो गया। लेकिन सुबह होते ही उसने समर को स्कूल भेज दिया और आयशा को उसने नहीं जगाया था, ताकि वह आराम कर ले। और समर के स्कूल जाते ही आयशा के करीब हुआ था। आयशा भी उस पर टूट पड़ी थी, क्योंकि वह उसकी चाहत के लिए न जाने उसे क्या क्या नहीं करना पड़ा था और आज सारे जज्बातों को उसके सामने सरेआम कर चुकी थी। अब समर का स्कूल से आने का टाइम भी हो चला था। तभी उनके कमरे की बेल बजी थी और आयशा बिना कपड़ों के ही बाथरूम में घुस गई थी। अकरम ने अपने ऊपर तौलिया लपेटे कमरे का दरवाज़ा खोला था। सामने समर स्कूल बैग लिए खड़ा था। घर में टटोलती नज़रों से आयशा को ढूंढ रहा था, लेकिन आयशा उसे कहीं नज़र नहीं आई। उसने रोनी सी शक्ल बना ली। क्या आयशा चली गई? अकरम ने कहा, नहीं, तुम्हारी आयशा कहीं नहीं गई। वह तो अब हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली है। मैडम जी अभी अभी सोकर उठी हैं, बाथरूम में फ्रेश होने गई हैं। तभी समर बिस्तर की तरफ दौड़ लगाया था। अब बिस्तर पर जगह जगह दाग धब्बे पड़े थे। अकरम समर को कमरे से बाहर भेजना चाह रहा था। तभी नौकरानी ने आवाज़ लगाई, साहब जी, समर ने अपना जूता जुराब कुछ भी नहीं निकाला है और ना ही वह लंच कर रहा है। वह सीधा आयशा के लिए कमरे में भागा है। आप उसे बाहर भेज दीजिए, ताकि मैं उसके कपड़े बदल सकूं, उसे लंच करा दूं। अकरम ने कहा, क्या तुम्हें आयशा से गिफ्ट चाहिए? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जाओ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए आयशा अपनी मामी के घर आकर अपने माँ और दादी की ढेरों शिकायतें कर रही थी। आयशा उस दिन किताबों से भरा बैग ज़मीन पर पटकते हुए मामी के घर पहुंची थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और शरारत भी। पढ़ाई उसके लिए हमेशा से ही सबसे बड़ी दुश्मन रही थी और उस पर माँ और दादी का रोज़ रोज़ का ताना उसे भीतर ही भीतर तोड़ देता था। जैसे ही मामी ने दरवाज़ा खोला, आयशा उनसे लिपट गई और शिकायतों की झड़ी लगा दी। कैसे माँ हर वक्त पढ़ने को कहती हैं, कैसे दादी उसे नालायक समझती हैं और कैसे उसकी ज़िंदगी किताबों के बोझ तले दबती जा रही है। मामी उसे चुपचाप सुनती रही, उसकी पीठ सहलाती रही, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह आयशा की बातों के पीछे छुपी सच्चाई को समझ रही हों। आयशा को लगता था कि वह यहाँ सिर्फ सुकून लेने आई हैं, मगर उसे क्या पता था कि मामी के घर की ये दहलीज उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। रात के खाने के बाद जब आंगन में हल्की ठंडक और दियों की रोशनी फैली हुई थी, मामी ने आयशा से धीरे से पूछा कि वह सच में क्या चाहती है। आयशा ने बिना सोचे कह दिया कि बस वो पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उसी पल मामी के जहन में एक नाम उभरा, अकरम शाह। वही अकरम जो बाहर से पत्थर दिल और भीतर से रहस्यों से भरा हुआ इंसान था। मामी ने आयशा को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि ज़िंदगी कभी कभी हमें वही देती है जिससे हम भागते हैं। आयशा को मामी की बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी जिज्ञासा जन्म लेने लगी। अगले दिन जब आयशा मामी के साथ एक कंपनी के दफ्तर पहुंची, तो उसकी नज़र पहली बार अकरम शाह पर पड़ी। उसकी खामोशी, उसकी ठंडी निगाहें, उसका रौबदार व्यक्तित्व आयशा को असहज भी लगा और आकर्षक भी। अकरम ने आयशा की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसी अनदेखी में आयशा का दिल अजीब तरह से धड़क उठा था। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किस्मत का खेल, मगर उसे ये साफ महसूस हो रहा था, उसकी माँ और दादी से भागकर जो रास्ता उसने चुना है, वही रास्ता अब उसे किसी और ही इम्तिहान की तरफ ले जा रहा है। कहानी यहीं से रोमांस, सस्पेंस का रंग पकड़ लेती है, क्योंकि आयशा ये समझने लगती है कि पढ़ाई से जान छुड़ाने की उसकी ये कोशिश कहीं उसे उस मोहब्बत के सामने तो नहीं खड़ा कर रही जिसे जान छुड़ाना सबसे मुश्किल होता है। मामी की मुस्कान, अकरम की खामोशी और आयशा के दिल की धड़कन, तीनों मिलकर ये ऐसी कहानी बुनने लगते हैं जिसमें हर मोड़ पर एक नया राज छुपा होता है और हर राज के पीछे कोई ना कोई दिल धड़क रहा होता है। इधर उसकी पढ़ाकू बहन जारा और समीम की मोहब्बत जब घर की चार दीवारी में कदम रखने लगी, तो हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं था,
मामी ने भले ही हालत को समझ लिया था, लेकिन रिश्तेदारों और समाज की बातें हवा में जहर की तरह घुलने लगी थी। कोई कहता कि पढ़ी लिखी लड़की ज़्यादा सवाल करती हैं, तो कोई ये ताना देता कि रिश्तों में इतनी समझदारी ठीक नहीं होती। जारा ये सब सुनकर भी खामोश रहती है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि समीम उसके साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ आयशा की ज़िंदगी बिल्कुल अलग मोड़ पर बढ़ रही थी। पढ़ाई से जान छुड़ाने के इरादे से जिस कंपनी में उसने नौकरी शुरू की थी, वही कंपनी अब उसकी तकदीर लिख रही थी। उसी ऑफिस में उसकी मुलाकात अकड़ू अकरम शाह से होती है। एक ऐसा इंसान जो बाहर से मजबूत, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। आयशा को अकरम का बेरुखा अंदाज शुरू में चुभता था, लेकिन धीरे धीरे वही बेरुखी उसे अपनी ओर खींचने लगी। जैसे उस सब चेहरे के पीछे कोई बहुत गहरा दर्द छुपा हो। अकरम शाह की दुनिया बहुत छोटी थी। ऑफिस, घर, उसका अनाथ भांजा, उसके लिए उस बच्चे के अलावा कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, क्योंकि ज़िंदगी उससे पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। उसी के हाथों हुए उस दिन अपने भांजे की बर्थडे में अपने बहन बहनोई को बिठाकर मॉल में जाने वाले थे। अपने भांजे को ढेर सारा शॉपिंग कराने वाला था और गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था। सामने से आई ट्रक ने उसे अनबैलेंस कर दिया, जिसकी वजह से उसके हाथों ही एक्सीडेंट में उसके बहन और बहनोई की मौत हो गई थी। उसी सदमे ने उसकी मंगेतर को भी उससे दूर कर दिया था। उस दिन के बाद अकरम का भरोसा मोहब्बत से उठ गया था, इसलिए वह आयशा की तरफ देखता भी नहीं था। उसकी बातों को हमेशा अनसुना कर देता था, लेकिन आयशा का दिल इन सब बातों से बेपरवाह था। वह अकरम को चाहने लगी थी, बिना ये सोचे कि उसे बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। उधर ज़ारा अपने नए रिश्ते में खुश थी, लेकिन वह आयशा की आंखों में छुपी बेचैनी को पढ़ लेती थी। वह समझ जाती थी कि उसकी छोटी बहन किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहाँ दर्द ज़्यादा, सुकून कम। ज़ारा कई बार आयशा को समझाने की कोशिश करती, मगर आयशा मुस्कुराकर बात टाल देती, जैसे उसके दिल का हाल कोई समझ ही ना पाए। जब घर में आयशा की शादी की बातें फिर से शुरू हो जाती है और मामी एक बार फिर उसकी ज़िंदगी के फैसले अपने हाथ में लेने लगती हैं, जबकि आयशा का दिल चुपचाप अकरम के नाम से धड़क रहा होता है। इसी सवाल पर आकर ठहरता है कि क्या दोनों बहनें अपनी अपनी मोहब्बत को समाज के दीवारों के बीच बचा पाएंगी, या फिर एक बार फिर रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। घर के आंगन में खुशियों की हल्की सी रोशनी तो थी, मगर उसके पीछे कई अनकहे डर भी छुपे हुए थे। जारा और समीम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया था और मामी हर काम पर नज़र रखे हुए थी। लेकिन इन सब के बीच आयशा कहीं खोई सी रहने लगी थी। वह मुस्कुराती जरूर थी, मगर उसकी आंखों में अब पहले जैसी शरारत नहीं रही थी। जारा ये बदलाव साफ महसूस करती थी। अक्सर रात की तन्हाई में आयशा से उसके दिल का हाल पूछती, लेकिन आयशा हर बात बदल देती, जैसे अपने जज्बातों को शब्द देना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया हो। इधर ऑफिस में अकरम शाह पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगा था। जिम्मेदारियां, काम का दबाव और भांजे की परवरिश, सब कुछ मिलकर उसे भीतर से और सख्त कर रहे थे। आयशा उसकी इस बेरुखी को रोज़ महसूस करती थी, फिर भी उसके दिल की धड़कनें उसी के नाम पर तेज होती जाती थी। एक दिन ऑफिस के एक छोटे से प्रोजेक्ट पर अकरम और आयशा को साथ काम करना पड़ा, और उसी दौरान आयशा ने पहली बार अकरम के चेहरे पर थकान के साथ साथ दर्द भी देखा। वह समझ गई कि ये इंसान जितना बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। उसी पल आयशा ने तय कर लिया कि चाहे उसे बदले में कुछ मिले या नहीं, वह अकरम का साथ नहीं छोड़ेगी। जब आयशा को पता चलता है कि मामी उसके लिए एक रिश्ता तय करने वाली हैं, ये खबर उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होती। वह पहली बार जारा के सामने फूट फूट कर रो पड़ती है और अपने दिल की बात कह देती है। जारा उसे समझाती है कि मोहब्बत सिर्फ चाहने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला लेने का भी नाम है। आयशा के दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी खामोश मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी न रह जाए। इसी बीच अकरम को भी एहसास होने लगता है कि आयशा की मौजूदगी उसके जीवन में एक खालीपन को भर रही है। जब आयशा अचानक कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आती, तो अकरम को पहली बार उसकी कमी खलती है। वह समझने लगता है कि उसे वह नज़रअंदाज कर रहा था, वही उसकी ज़िंदगी में सबसे सच्चा सहारा बन चुकी है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या अकरम अपने डर और अतीत से बाहर आकर आयशा की मोहब्बत को स्वीकार करेगा,
या फिर आयशा को अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जारा की शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही थी और घर में तैयारियों की चहल पहल के बीच आयशा का दिल हर दिन थोड़ा और भारी होता जा रहा था। वह जारा की खुशियों में शामिल तो थी, मगर उसकी हंसी अब अक्सर अधूरी रह जाती थी। मामी आयशा के चेहरे की उदासी देख रही थी, फिर भी उन्होंने उसके लिए रिश्ता तय करने की बात घर में सबके सामने रख दी। आयशा ने पहली बार खुलकर मना नहीं किया, बस चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी उसके दिल की सबसे ऊंची चीख बन चुकी थी। उधर ऑफिस में अकरम शाह का हाल भी कुछ अलग नहीं था। आयशा की गैर मौजूदगी अब उसकी दिनचर्या को बिगाड़ने लगी थी। मीटिंग में उसका ध्यान भटकता, फाइलों के बीच उसे आयशा की हंसी सुनाई देती और अचानक उसे एहसास होता वह जिस दूरी को अपनी ताकत समझता था, वही दूरी अब उसे कमज़ोर बना रही है। अपने भांजे के साथ बिताए हर पल भी उसे आयशा की कमी खलने लगी थी, क्योंकि वही तो थी जो उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। जब आयशा खुद अकरम से मिलने का फैसला करती है, वे अकरम के सामने साफ शब्दों में कह देती है, आयशा ने उसे चाहकर कोई गुनाह नहीं किया, और अगर वह अकरम की ज़िंदगी में आई है तो शायद इसलिए कि उसकी टूटी हुई दुनिया को जोड़ सके। आयशा की बातें अकरम के दिल में उतर जाती है और वह पहली बार ये मानता है कि उसका डर आयशा को चोट पहुंचा रहा है। उसी रात वह अपने भांजे को सीने से लगाकर देर तक रोता है, जैसे बरसों से जमा हुआ बोझ उसकी आंखों से बह निकला हो। जब अकरम मामी के सामने आयशा का हाथ थामने का फैसला कर लेता है, वह जानता है कि समाज सवाल करेगा, रिश्तेदार उंगलियां उठाएंगे, लेकिन अब वो और पीछे नहीं हटना चाहता था। अकरम का ये फैसला आयशा की ज़िंदगी में सुकून लेकर आएगा या फिर एक नई परीक्षा की शुरुआत होगी। अकरम का मामी के सामने आयशा का हाथ थामने का फैसला घर में किसी तूफान से कम नहीं था। रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें अब खुलकर सवालों में बदल चुकी थी। कोई अकरम के अतीत को उछालता तो कोई आयशा की उम्र और नादानी पर उंगली उठाता। मामी खुद भी असमंजस में थी, क्योंकि वह आयशा की खुशी चाहती थी, मगर समाज की सख्त दीवारें उन्हें डरा रही थी। आयशा सब कुछ चुपचाप देख रही थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए, उसकी मोहब्बत के लिए खुलकर सामने खड़ा हुआ था। उधर जारा अपनी शादी की तैयारियों के बीच भी आयशा का हाथ थामे रही। उसने सबके सामने साफ कह दिया कि अगर आयशा की खुशी अकरम में है तो वह उसके साथ खड़ी है। जारा के ये एहसास आयशा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। अकरम ने भी पहली बार रिश्तेदारों के सामने अपने दर्द को छुपाया नहीं। उसने बताया कि कैसे एक हादसे ने उसे उसका परिवार छीन लिया और कैसे उसी सदमे में उसकी मंगेतर उसे छोड़कर चली गई। उसकी आवाज़ में सच था, उसकी आंखों में वह थकान जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। अब अकरम का भांजा अचानक आयशा को सबके सामने मम्मी कहकर पुकार लेता है। उस एक शब्द ने पूरे माहौल को खामोश कर दिया। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। मामी का दिल भी पिघल गया। उन्हें एहसास हो गया कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि एक टूटे हुए परिवार को जोड़ने की कोशिश है। मामी आखिरकार आयशा की तरफ बढ़ती हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, अगर उसका दिल यही सुकून पाता है तो वह उसका साथ देगी। समाज की दीवारें अभी पूरी तरह टूटी नहीं थी, मगर उसमें दरार पड़ चुकी थी। आयशा और अकरम की मोहब्बत अब छुपी नहीं रह गई थी और दोनों जानते थे आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वह उसे अकेले तय करने वाले नहीं थे। मामी की हामी के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा, जैसे लंबे समय के बाद किसी बंद खिड़की से हवा अंदर आई हो। जारा की शादी पूरे रस्म व रिवाज के साथ हुई और उस दिन आयशा ने पहली बार अपनी बहन को सुकून से मुस्कुराते देखा। जारा की खुशी आयशा के दिल को भी तसल्ली देती थी, लेकिन उसके अपने हिस्से की राह अब भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। समाज की बातें थमी जरूर थी, मगर ख़त्म नहीं हुई थी और हर ताना अकरम के दिल में कहीं न कहीं चुप जाता था। फिर भी इस बार वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि आयशा का साथ उसे मजबूत बना रहा था। अकरम ने आयशा से वादा किया कि वह अब खामोशी को ढाल बनाकर नहीं जिएगा। उसने धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि वह इंसान जिसे वह रोबोट समझती थी, अब उसके सामने मुस्कुराने लगा है। उनके बीच छोटे छोटे लम्हे जन्म लेने लगे, कभी चाय के साथ लंबी बातें, कभी भांजे के साथ हंसी के पल और कभी बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाथ थाम लेना। आयशा समझ गई कि मोहब्बत अचानक नहीं, बल्कि रोज़ रोज़ निभाने से मुकम्मल होती है। इसी तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी।
लेकिन अचानक जब अकरम की पुरानी मंगेतर आखिरी बार उनसे मिलने आती है, इस बार वह किसी दावे या शिकायत के साथ नहीं, बल्कि माफ़ी के साथ आती है। वह मान लेती है उसने अकरम को उसके सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया था। अकरम उसे माफ़ कर देता है। उसी पल उसका दिल अतीत के बोझ से हल्का हो जाता है। आयशा दूर खड़ी ये सब देखती है और समझ जाती है कि अकरम ने आज सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि अपने पुराने डर को भी अलविदा कह दिया है। इस हिस्से का अंत उस सुकून भरे पल का होता है जब अकरम आयशा के सामने खुले दिल से अपने भविष्य की बात करता है। वो कहता है कि अब डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ ज़िंदगी जीना चाहता है और आयशा उसके नए सफ़र का हिस्सा है। आयशा की आंखों में खुशी और नमी साथ साथ उतर आती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी मोहब्बत ने आखिरकार उस टूटे हुए दिल को धड़कना सिखा दिया। इधर समीम की मोहब्बत जारा को मिल तो गई थी, लेकिन वह कभी भी अपनी मामी की पसंद नहीं बन पाई थी। उसकी मामी हमेशा से आयशा को पसंद करती आई थी, लेकिन अपने इकलौते बेटे की पसंद के आगे हार चुकी थी। अब आयशा की मामी शायरा बानो अपने बेटे का रिश्ता आयशा के लिए लेकर गई थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा, उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उनका बेटा जारा के कमरे में था और जारा के इतने करीब था कि उन्हें अपनी नज़रें नीचे रखनी पड़ी। वह जारा के बिस्तर में घुसा उसे मनाने की कोशिश कर रहा था कि तुम पढ़ाई शादी के बाद भी कर सकती हो। तुम्हें पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और माँ को भी मनाऊंगा, चाहे मुझे सारी दुनिया को ही क्यों ना मनाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। बिस्तर के अंदर आनाकानी करती जारा उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसके ऊपर पूरा लेटा हुआ था। जारा की सांसें उसकी सांसों में टकरा रही थी, लेकिन वह उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उससे वादा ले रहा था कि पहले तुम वादा करो, तभी मैं तुम्हारे ऊपर से हटूंगा। आखिरकार जारा को उससे वादा करना पड़ा था, तब जाकर उसकी सांस थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी। खुशी के मारे समीम ने उसे बाहों में जोर से कसकर उसके होठों का किस लेकर उसे छोड़ा था, और मामी, जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी, उल्टे कदम बाहर चली गई थी। लाई तो वह आयशा के लिए रिश्ता थी, लेकिन अब अपने होठों पर ताला लगाकर चुपचाप बैठ गई थी। उन्हें अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि आगे वो क्या कहें। घर वालों ने मामी और मामा के आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने बेटे समीम को अपने से पहले उसे घर में जाता देखकर समीम अपनी माँ से पूरी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अब सभी घर वालों को पता चल गया था कि समीम की चाहत जारा के साथ है। सभी ने इस पर सोच विचार करके इस शादी की अनुमति दे दी थी, लेकिन समीम की माँ सायरा बानो के दिल पर जैसे छुरियां चल रही थी। वह आई तो थी अपनी चहेती भांजी आयशा के लिए, लेकिन उन्हें यहाँ बहुत जोरों का झटका लगा था। उनका बेटा समीम उस पढ़ी लिखी घुन्नी लड़की को पसंद कर चुका था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सायरा बानो कड़वा घूंट पीकर अपने बेटे की पसंद पर सिर झुकाकर शादी की तारीख रखकर घर वापस लौट आई थी, लेकिन उनके कलेजे में आयशा के लिए बहुत मलाल रह गया था। अब वो मजबूर थी, ना ही उनका कोई दूसरा बेटा था कि उसकी शादी वो आयशा से कर पाती। यहीं पर वह हार मान गई थी, और यही वजह थी कि आयशा की नौकरी उन्होंने एक ऐसे अकड़ू इंसान की कंपनी में लगवा दी थी जो लड़कियों से बहुत चिढ़ता था। उस आदमी को अपने काम के अलावा कोई भी पसंद नहीं था और वह हमेशा गंभीर रहा करता था। बात बात पर वहाँ के सभी वर्करों को डांट लगाता था। उनमें से अब आयशा भी पहुँच गई थी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि आयशा को वह आदमी पसंद आ जाएगा और उस आदमी के लिए आयशा हद तक चली जाएगी। आयशा से वह आदमी कम से कम 10 साल बड़ा था, लेकिन आयशा का दिल जब किसी पत्थर से टकरा गया तो उसे क्या ही बड़ा छोटा नापती। उसे तो सिर्फ उस आदमी को रास्ते पर लाना था। उनमें वह कामयाब भी हो गई थी। इधर आज शादी करके जारा अपने समीम के लिए सेज सजाए बैठी थी। समीम ने एक पल की भी देरी नहीं की थी और उसका घूंघट उठाते ही उसके होठों से चिपक गया था। इस बार ये किस इतना लंबा था, जारा अपनी सांसें नहीं ले पा रही थी। वह उसे पीछे हटाने की कोशिश करती, लेकिन वह अपनी मोहब्बत के जुनून में बहकता ही चला गया। जारा को कुछ भी करने नहीं दिया। घंटों उसके होठों पर लदा रहा, जब तक जारा ने ज़बरदस्ती अपने होठों से समीम को पीछे नहीं हटा दिया। जारा उसे शिकायती नज़रों से देख रही थी। उसने कहा, कम से कम मेरे कीमती कपड़े तो उतारने दीजिए। समीम ने कहा, ये गुस्ताखी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप सिर्फ मेरे प्यार को स्वीकार करो, जो कब से तरसा हुआ है, और तुम अपने आस पास भी मुझे भटकने नहीं देती थी। आज ये प्यार कंट्रोल से बाहर है
आज तुम मेरी मलिका हो और आज तुम मेरे लिए हलाल हो और मैं तुम्हारा आशिक हूँ, अब तुम्हारा शौहर भी हूँ। जारा ने कहा, जी हाँ, अब आप मेरे पतिदेव हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमें आप कपड़े भी बदलने ना दे। अब मेरे सामने आपके इन कपड़ों की कोई अहमियत नहीं है। ये कहते हुए उसने जारा का कीमती कढ़ाईदार लहंगे का ब्लाउज़ का जिप खोला था, जिस पर जारा पूरी जान से कांप उठी थी। समीम ने धीरे धीरे उसका ब्लाउज ऊपर सरकाया, उसके ब्यूटी बॉन को हाथों से सहलाने लगा। वह बार बार समीम का हाथ पीछे करती, लेकिन समीम अपने जुनून में बेहद आगे निकल चुका था। धीरे से उसने उसका ब्लाउज अलग किया और फिर उसके ब्यूटी बॉन पर किस करने लगा था, जिससे बार बार जारा के शरीर में एक सिहरन उठती थी। लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह भी समीम को दिल जान से चाहती थी। उसके ब्यूटी बॉन को कभी हाथों से सहलाता, कभी मुंह में लेकर चूमने लगता। उसके इस तरह के जुनून पर जारा भी अब आहें भर रही थी। उसके बाद उसने उसके लहंगे को अलग किया था। जारा को तकिए पर लिटाते हुए उसे अपने नीचे एडजस्ट किया, उसके होठों से लेकर उसकी गर्दन तक, और गर्दन के बाद उसके ब्यूटी बॉन को धीरे धीरे यूं ही चलते उसके बेली बटन तक पहुंच चुका था, जिस पर जारा की सिसकियां बहुत तेज हुई थी। अब जारा भी अपने इसके जुनून में बहक रही थी। धीरे से समीम को कहती, अब मुझे कितना तड़पाओगे, अब इसको सहारा दे दो ताकि मुझे भी सुकून मिले। ये कहते ही समीम के इश्क में जुनून और बढ़ चुका था। उसने जारा की चीखों को तेज़ किया था। उसके बाद वह रुका नहीं और ना ही जारा की आहें रुकी। बीच में गला सूखता तो सिर्फ थोड़ा सा पानी लेकर गला गीला करते और फिर अपने काम में मगन हो जाते। इस तरह पूरी रात उनकी बेहद जुनूनी हालत में बीती थी। एक दूसरे में इस तरह खोए रहे कि उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ सुबह उनका क्या हाल होने वाला है। सुबह जारा की कमर में बहुत दर्द हो रहा था, जो रात भर उसके जुनून को सहती खुद भी दीवानी हुई थी। उसका ब्यूटी बोन पूरा लाल हो चुका था। उसके बिस्तर पर बिछाए गए फूलों के बीच में सफ़ेद चादर पर दाग धब्बे दिखाई दे रहे थे, जो सुबह उठते ही समीम ने अपने बगल में लेटी जारा को खुले जिस्म देखा तो फिर से जुनूनी हो गया था और आखिरी बार उससे रिक्वेस्ट करता हुआ उसके होठों पर झुका था। होठों का तो बहाना था, सिर्फ उसके ब्यूटी बॉन को चूमता हुआ उसकी बेली बटन तक पहुंच चुका था और एक बार फिर से जारा को सिसकियां और आहें भरने पर मजबूर कर गया था। एक राउंड लेता हुआ अब उसे चूमता बाथरूम में घुस चुका था और साथ में अपने बिस्तर की चादर भी ले आया था ताकि उन दाग धब्बों को साफ कर सके। सुबह होते ही नाश्ते की टेबल पर उसकी मामी ने उन दोनों को आवाज़ दी। आवाज़ देने के काफ़ी देर के बाद वे दोनों नीचे उतर आए थे। सायरा बानो समझ चुकी थी, ये दोनों आशिक अभी तक अपने इश्क की आग में जल रहे हैं, जो उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। जारा के होठों पर लाल निशान देख वह शर्माई थी। मन ही मन सोच रही थी, आग दोनों तरफ लगी थी। शमीम के होंठ भी इसी तरह लाल हो चुके थे। वे अपने बच्चों को देखकर अब खुश हो रही थी। चलो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, ये इन दोनों की पसंद है, इसमें कोई बुराई नहीं। और उन्होंने उन दोनों को स्वीकार कर लिया था। इधर आयशा का हाल भी अब वैसा ही चल रहा था। अकरम को उसने अपना दीवाना तो बना लिया था। अब सबके सामने उनकी मोहब्बत खुलेआम हो चुकी थी, तो उनकी शादी भी जायज़ थी। आयशा ने अपनी मामी से रिक्वेस्ट करके अपनी शादी की डेट भी रखवा ली थी। आज उसकी भी शादी थी, लेकिन उसकी सुहाग रात बहुत अजीब हुई थी। उनके बीच उनका छोटा सा भांजा समर था, जो उनकी गोद में लेटा हुआ था। समर ने आयशा को अपने पास लिटाए रखा। आयशा भी गहरी नींद में जा चुकी थी। अकरम ने यह सब देखा तो उसके दिल को सुकून पड़ा और वह यूं ही उल्टे कदम अपने कमरे में चला गया। वह यही तो चाहता था कि कोई उसे बच्चों को माँ बनकर पाले। अपने दहकते जुनून को अपने अंदर पी चुका था। सुबह जब आयशा की आंख खुली तो चौंक गई। उनका भांजा समर भी स्कूल जा चुका था। ये सब देखते ही आयशा बहुत घबरा गई। वह आज रात कितने सुकून से सोई थी। आज तो उसकी सुहागरात थी। ये सोच आते ही उसका सिर चक्कर खाने लगा। उठती हुई बाहर की तरफ गई कि अकरम को ढूंढ सके कहाँ पर है। उसे अकरम बाहर कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर से वह अपने कमरे में आई और अभी फ़ोन उठाने ही वाली थी कि अकरम से पूछ सके कि वह शायद ऑफिस तो नहीं चला गया। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वह निखरा निखरा बाथरूम से बाहर आया था। जिस्म पर सिर्फ एक अंडरवियर था और हाथ में तौलिया था, जिससे वह अपने बालों को सूखा कर रहा था। ये देखते ही आयशा का दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। वह सच में बहुत हैंडसम था, उसमें कोई झूठ नहीं था। उसकी बॉडी जो कसरत की वजह से एक अलग रूप दे रही थी, और ऐसी बॉडी पर तो वो हमेशा मरती थी, आज उसके सामने खुलेआम खड़ा था। वह अपने ऊपर काबू न रख पाई।
दौड़कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया, जबकि वह अभी अभी एक्सरसाइज करके आया था। उसने उसे सोने दिया ताकि वह सुकून की नींद सोए। अपने समर को भी स्कूल छोड़ चुका था। घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। अब घंटों उसके सीने में मुंह छुपाकर महसूस करती रही। आखिर अकरम भी मर्द था। उसके स्पर्श को पाकर वह भी बहक चुका था और उसके होंठों पर झुक चुका था, और घंटों वे दोनों एक दूसरे को किस करते रहे जब तक उनकी सांसों ने उन्हें करने दिया था। उसके बाद आयशा को गोद में उठाते हुए बिस्तर पर लाया था और होले होले उसके कमीज को ऊपर करते हुए उसके ब्यूटी बॉर्न पर झुका था। वह कांप उठी थी, लेकिन उसने जरा भी नहीं रोका और उसे महसूस करती रही, अपने सीने को हिलता हुआ महसूस करती रही। अकरम ने कहा, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, क्या तुम मुझे सह लोगी? आयशा उसके होंठों से दोबारा चिपक गई और कहने लगी, आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए मेरे सिर आंखों पर होगा। मैंने बड़ी मिन्नतों से तुम्हें पाया है, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी। उसके ब्यूटी बॉर्न को बारी बारी चूमता हुआ उसे अपने नीचे कर चुका था। धीरे धीरे उसे भी बेकाबू कर रहा था ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, और वह आराम से अपने जुनूनी मोहब्बत को उसके करीब कर रहा था। धीरे से उसके सिर के नीचे हाथ रखता, उसे अपने नीचे एडजस्ट करता, उसकी चीखों को तेज किया था। वे कांप उठी थी। अकरम ने उसे बड़े प्यार से समेटा था। इस तरह उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। आयशा खुद ही अपने आप को उसके हवाले कर गई थी। अकरम फिर भी धीरे धीरे उस दिन वे दोनों सुहाग दिन को मुकम्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब समर का स्कूल से आने का टाइम भी हो चुका था। तभी उनके कमरे की बेल बजी थी। आयशा बिना कपड़ों के ही बाथरूम में घुस गई थी। अकरम ने अपने ऊपर तौलिया लपेटे कमरे का दरवाज़ा खोला था। सामने समर स्कूल बैग लिए खड़ा था। घर में टटोलती नज़रों से आयशा को ढूंढ रहा था, लेकिन आयशा उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। उसने रोनी सी शक्ल बना ली। क्या आयशा चली गई? अकरम ने कहा, नहीं, तुम्हारी आयशा कहीं नहीं गई। वे तो अब हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली है। मैडम जी अभी अभी सोकर उठी हैं, बाथरूम में फ्रेश होने गई हैं। तभी समर बिस्तर की तरफ दौड़ लगाया था। अब बिस्तर पर जगह जगह दाग धब्बे पड़े थे। अकरम समर को कमरे से बाहर भेजना चाह रहा था। तभी नौकरानी ने आवाज़ लगाई, साहब जी, समर ने अपना जूता जुराब कुछ भी नहीं निकाला है और ना ही वो लंच कर रहा है। वह सीधा आयशा के लिए कमरे में भागा है। आप उसे बाहर भेज दीजिए ताकि मैं उसके कपड़े बदल सकूं, उसे लंच करा दूं। अकरम ने कहा, क्या तुम्हें आयशा से गिफ्ट चाहिए? उसने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर जाओ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, हम आयशा के साथ कहीं घूमने चलते हैं। बहाने से अकरम ने समर को उसके कमरे से भेज दिया था और जल्दी से बिस्तर की चादर को समेट लिया। आयशा को भी तौलिया पकड़ा दिया और उसके कपड़े भी। वह बहुत जल्द फ्रेश होकर बाहर आई थी, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी। उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके ब्यूटी बॉर्न में भी जलन हो रही थी, लेकिन वह ये सब अकरम को नहीं बताना चाहती थी। अगर वह अकरम को बताती तो वह उसके पास भी नहीं आता, और वह कभी नहीं चाहती थी। अकरम की मोहब्बत उसे हर हाल में चाहिए थी, चाहे उसके जिस्म में कितनी भी तकलीफ़ हो जाए। उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके होठों पर जगह जगह लाल निशान पड़ रहे थे। समर ने आते ही पूछा, ये तुम्हारे होठों को क्या हुआ है? ऐसा शर्माकर कहने लगी, ये बड़े मच्छर ने मेरे होठों को काट लिया है। समर चुप हो गया था और बैठकर उन दोनों के साथ नाश्ता करने लगा था, और उन तीनों की ज़िंदगी बहुत मधुर हो गई थी। समर एक अनाथ बच्चा था, लेकिन उसे अब माँ का प्यार भरपूर मिल रहा था, जिसकी वजह से अकरम बहुत खुश था और उसकी मोहब्बत दिन रात दुगनी होती जा रही थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।